हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 संचयन का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, हरियर काका। ये हरियर काका पाठ का पार्ट 3 है। तो चलो शुरू करते हैं आगे का पाठ। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरियर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुँचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरियर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर तक नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रहकर ठाकुरबाड़ी की फाटक खोलने तक साधु संतों के आत्मस्मरण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक ही होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरियर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियाँ दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसा वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वाय देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी करने लगे, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरे में ही कोई पाया गया और ना ही छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरियर काका के भी चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घेर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ भाग गए। अब क्या होगा? काफ़ी पैसा खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे और साधु संत को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनियाँ बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था।
एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरियर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए, ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के भीतर हरियर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वह जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरियर काका के हाथ और पाँव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। हरियर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़ा निकाले गए। हरियर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि। हरियर काका ने देर तक अपना बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरियर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालन पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह सजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था, हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरियर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वे महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उनकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई का कौन पूछता है। हरियर काका को अब सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोग भी लालची और कुकर्मी हैं।
छल बल कल। कल यानी बुद्धि। किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते थे। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास ना किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे, लोग निकल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजे के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की क्रुद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को सर्वथा मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते हार गए, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हरिहर लेकर उनके सामने खड़े हैं। कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे, वह ठीक होगा। लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को भला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें औखरने लगा। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और
गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो। ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे हंस के लिखो या रो के। हरियर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरियर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरियर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही हरियर की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालन में जुटने लगे थे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महाजन तक चली गई थी, लेकिन वहाँ उपस्थित हरियर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार की निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्पर और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। बच्चों, आई होप यू enjoy this video. If you have any query related to this, so please comment in comment box. Thank you. मेरे पाँव से